हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 ये सोल्व करेंगे, इनको समझेंगे। हो सकता है कि आप में से कई बच्चों को क्वेश्चन नंबर 22 इसमें डाउट हो, है ना। लेकिन बिलीव मी, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 22 मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ ना, उस टाइप से अप्रोच से अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 सीखने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब इवन आप खुद भी कर सकते हो। एक अप्रोच है जो कि इन सभी क्वेश्चन में हम लगाते हैं, वो एक हैबिट है, वो मैं आपको हैबिट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। कोई हम पैसा जमा कराते हैं तो वो हर साल R% से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला, फाइंड दी वैल्यू ऑफ R, हमें रेट बतानी है वो, इफ़ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 साल में अपना पैसा डबल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे log ऑफ 2 एट बेस ई इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6931, ठीक है। 10 साल में पैसा डबल हो जाए ऐसी हमें रेट बतानी है कि आर की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट दी रेट, ये जो रेट होती है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन जैसा यहाँ पर बनता है। रेट ऑफ चेंज यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल को मैं पी मान लेता हूँ एक बार के लिए। प्रिंसिपल को मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, ठीक है। जो हम पैसा जमा कराते हैं वो। वैसे यहाँ पर बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, अगर हम 100 रुपये जमा कराते हैं, जो हम जमा कराते हैं ना वही पी होता है। तो ऐसे नहीं कि आप पी की वैल्यू 100 ले लो, वो तो एक कोई खास केस हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इन जनरल क्या लेके चलना पड़ेगा, प्रिंसिपल को पी लेके मैं चल रहा हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या, डी पी बाय नीचे की तरफ कुछ आएगा डी एक्स वगैरह कुछ। लेकिन देखो यहाँ पे जो अगर पैसा हम पैसा बढ़ा रहे हैं तो वो क्या बढ़ रहा है, पर ईयर बढ़ रहा है ना, तो नीचे की तरफ टाइम आ जाएगा। ईयर क्या होता है, टाइम होता है, एक टाइम की यूनिट है, तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये जो टी है वो क्या है, टाइम, और वो टाइम भी किसके अंदर है, ईयर्स के अंदर है ना, सालों के अंदर है ये मतलब निकला। तो रेट यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल इंक्रीजेज, इंक्रीज है तो ये जो डी पी बाई डी टी है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें जो चेंज होता है वो पॉजिटिव का होता है, अगर कोई चीज़ घटती है तो वो चेंज नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलेंगे। और ये कितना है, पहली चीज़ तो ये समझानी थी आपको कि ये जो रेट वगैरह ना, रेट मतलब रेट का नाम सुनते ही आप ऐसा डिफरेंशिएशन जैसा बना सकते हो। फिर क्या बोला है, ये जो रेट है वो किसके बराबर है, ऑफ R% पर ईयर। तो देखो इसका मतलब क्या है, R% पर ईयर के हिसाब से अपना पैसा ना बढ़ जाता है। प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। इसमें मेरे को ये चीज़ आपको समझानी है। देखो यार, जो पैसा हम जमा कराते हैं ना वो R% से बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, अब R%, ऐसा थोड़ी कि ये 100 रुपये का लेंगे हम R% या फिर 1000 रुपये का लेंगे, ऐसा थोड़ी करते हैं। जितना पैसा हम जमा कराते हैं, जितना प्रिंसिपल हम जमा कराते हैं उसका R% बढ़ जाएगा, ठीक है। R% बढ़ने का मतलब किसका बढ़ेगा, R%, जो हम पैसा जमा कराते हैं ना उसका बढ़ेगा R%, मतलब प्रिंसिपल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है वो है R%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज मतलब डी पी बाई डी टी बराबर R%। R% ऑफ वॉट, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख, 1 करोड़, किसके R%, जो हम पैसा जमा कराते हैं उसके, मतलब प्रिंसिपल के, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें समझानी थी। रेट का मतलब डी पी बाई डी टी, R% के हिसाब से बढ़ रहा है तो R% किसी न किसी का लेते हैं। यहाँ पे जितना हम जमा कराएंगे, जमा कराने का मतलब प्रिंसिपल ही तो जमा कराते हैं, मूलधन, वो यहाँ पर उसका R% बढ़ जाएगा। कम जमा कराएंगे तो कम बढ़ेगा, R% उसका कम होगा, ज़्यादा कराएंगे तो ज़्यादा होगा उसका R%। तो R% पी का ही होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो डी पी बाई डी टी बराबर R% का मतलब R बाई 100 इंटू पी, ऐसा हो गया। यहाँ पे जो R वगैरह है ये तो कांस्टेंट एक टाइप से। देखो यहाँ पर P एक यहाँ पर और DP यहाँ पर है, तो P वाली चीज़ों को एक तरफ कर लो। ये एक टाइप से क्या बन गई, अब ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हो, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में किया है। तो P वाली चीज़ें एक तरफ रख लो, बाकी जो T वगैरह की चीज़ें उनको दूसरी तरफ रख लो। तो इधर क्या है DP, इधर जो P है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जो P बन गया। इधर DT है वो उधर चला जाएगा, तो R बाई 100 इंटू डी बन गया।
यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या क्या है, जो प्रिंसिपल है ये चेंज हो सकता है, जो टाइम है वो तो ऑब्वियसली चेंज होता ही है, टाइम को कोई रोक के तो रख नहीं सकता। तो अब देखो ये डीपी डीपी ये डीटी ये डी वाली चीज़ें हैं, इनको हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी फिलहाल आप बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, डी पी बाई पी बराबर इधर हो जाएगा, देखो आर बाई 100 ये तो कांस्टेंट है, रेट एक बार जो फिक्स कर दी वो फिक्स कर दी बस, तो आर बाई 100 इंटीग्रेशन यहाँ पर डी टी, इसको कांस्टेंट तो मैंने बाहर की तरफ रख लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पी, पी जो पैसा है वो पॉजिटिव आता, तो यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ये आर बाई 100 इंटू टी का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हम एक सी यहाँ पे लगा देंगे। ये हमें एक मोटी मोटी इक्वेशन मिल गई जिसके अंदर प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है और एक कांस्टेंट सी ये भी दे रखा है। अब देखो इनमें ऐसे क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी जो टाइम लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखोगे, 21 में भी, 22 में भी, सब हर क्वेश्चन में मैं एक टाइमलाइन का जिक्र करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस टाइमलाइन को अगर आप समझ लोगे तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन हो गया, हाँ, उसके बाद कोई रोकने वाला है ही नहीं। टाइमलाइन में ही बच्चों को दिक्कत आती है। देखो टाइमलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ तक का जो काम था, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, वो हमने अभी तक का पूरा डिस्कस करके यहाँ तक पहुँच गए। अगली वाली लाइन को अब पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, हमें वो रेट बतानी है R%, है ना। इफ़ ₹100, ये जो 100 रुपये है ना, वो डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 सालों में 100 रुपये डबल हो जाते हैं, अपने आप को डबल कर लेते हैं, मतलब 100 का 200 हो जाएगा टोटल। हमने 100 डाला तो 10 साल के बाद में हमें 200 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो टाइमलाइन का मतलब क्या है, देखो हम 100 रुपये डाल रहे हैं ना, ये कब डाल रहे हैं, यहाँ पे कई बार बोला नहीं जाता कि कब कितना पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ आर इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो जो 10 साल के बाद में पैसा मिलेगा ना, वो तो हो गई फ्यूचर की बात। हम अभी कितना पैसा डाल रहे हैं, 100 रुपये, तो आपको ना खुद समझना पड़ेगा कि ये किस टेंस की बात है। यहाँ पे जो 100 रुपये वो हम अभी डाल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात है। अभी मतलब t बराबर 0, 0 साल मतलब 0 ईयर्स, है ना। तो t बराबर 0 पर हम कितना पैसा डाल रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये हो गया। हम 10 साल बाद आएंगे बैंक के पास, तो वो हमें कितना पैसा देंगे, 200 रुपये देंगे, ठीक है। ये एक ऐसी टाइमलाइन बनानी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है दोस्तों। टाइम बराबर 0 मतलब अभी प्रेजेंट टेंस की बात है, तो वो प्रिंसिपल हमने 100 रुपये जमा कराए, 10 साल के बाद में हमें वो जो प्रिंसिपल 100 था ना, वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अब तो नॉर्मल है सारी चीज़ें। यहाँ पर जब हम पहली कंडीशन लगाते हैं ना, ये जो t बराबर 0 वाली कंडीशन, जब भी आप ये लगाओगे ना, आपको c मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी वो अननोन है, तो हम अननोन की वैल्यूज हटाते चलेंगे। सबसे पहले मैं इसको इधर की तरफ लिखता हूँ, है ना। इसको क्या है, log ऑफ p बराबर ये कितना हो गया, RT बटा 100 प्लस c, ये हो गया। अब मैं इसमें ये पहली वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या, t बराबर 0, तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये अभी अभी हमने डाले हैं, तो अभी तो कुछ टाइम हुआ ही नहीं, t बराबर 0 ईयर्स है, तो इसके अंदर पुट करके देखो, है ना। ये चीज़ मैं पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो log p की जगह कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो log 100 बराबर RT, t की वैल्यू में 0 डाल रहा हूँ, तो r इंटू ये सबको 0 बन गया, है ना, 0 हो गया ख़त्म। तो इधर क्या बच जाएगा, प्लस 0 प्लस c बच गया। c की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, log 100। अब ना जैसे आपको कोई वैल्यू मिलती है ना, ये जो इंटीग्रेशन करके जो आंसर मिला, ये इसमें आप अपडेट करते हुए चलो, तो c की वैल्यू उठाकर मैं इसी के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो अब अपने पास में अपडेटेड इक्वेशन क्या है, अपडेटेड इक्वेशन ये है, log p बराबर RT बटा 100 प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, log 100 ये आ गया, ठीक है। ये एक अपडेटेड इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपना पैसा बनेगा, डबल होगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये बना चुके हैं, पहले ये था, c पता नहीं था, पहली कंडीशन लगाई, c की वैल्यू पता चल गई, log 100। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जिससे और कोई चीज़ पूछी तो वो भी हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब 10 साल हो जाएंगे तब पैसा हो जाएगा अपना डबल, है ना, 200।
तो टी की वैल्यू 10 ईयर्स, तो पी की वैल्यू 200। जितनी कंडीशन होती है ना उससे अपना काम बन जाता है, आप टेंशन लिया ही मत करो, बस ये कंडीशन रखते हुए चलो। ये और ये मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, है ना। दिस इज वी हैव टू पुट, इसके अंदर पुट कर दिया हमने। तो लोग पी की जगह कितना आ जाएगा 200, इस बार क्या हो गया 200 हो गया, बराबर आर टी की जगह कितना 10 साल है, तो ये बन जाएगा आर यहाँ पे 10 बटा नीचे 100 प्लस log 100, वो तो कांस्टेंट है तो log 100 ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं। देखो इधर भी log है, इधर भी log है, इन दोनों लोगों को एक तरफ लिख लेता हूँ मैं, ये इधर आ जाएगा, तो log 200 माइनस log 100 ऐसा हो गया, बराबर इधर ये 0 से 0 कट जाएगा, r बटा 10 आ गया, r/10। हमें क्या चाहिए, देखो एक बार लास्ट बार ये पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, वो रेट हमें बतानी है। इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, वो r ना वो हमें बताना। देखो यहाँ पे r ही तो बचा है, क्या बचा और r ही बचा है, r की वैल्यू आ जाएगी अभी। log 200 माइनस log 100, ये तो कुछ ऐसा हो गया, log m माइनस log n, ये क्या होता है log m/n, है ना। माइनस में लगा होता तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाते हैं, तो log 200 बटा 100 हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये log 2, बराबर, है ना। 200 बटा 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2/1 2 बच गया, इधर r/10। देखो दोस्तों यहाँ पे log 2 है, यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स में log देखते हो ना, तो वहाँ पर ना उसका जो बेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट e होता है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में log देखते हो तो वहाँ पर जनरली बेस अगर नहीं लिखा तो वहाँ पे मतलब होता है बेस उसका 10 है, 10 मैथमेटिक्स में बेस क्या होता है e होता है, ठीक है। और ये log ऑफ 2 एट बेस e, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है ये 0.6931, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दूंगा, ये बन जाएगा 0.6931। और ये जो हमें r चाहिए, तो ये जो 10 है ना 10, वो इधर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, बराबर r। इसको सोल्व करेंगे तो r, ये ना इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 0.6931, तो ये पॉइंट थोड़ा इधर खिसक जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 6.931। अच्छा ये r है ना, इसका मतलब ये परसेंटेज में है, ठीक है। r मतलब रेट, कितना परसेंटेज रेट है इसकी, तो वो बढ़ने की रेट क्या है 6.931। अगर हम इस रेट से पैसा रखेंगे ना, कितना भी अमाउंट रखो, तो वो 10 साल में डबल हो जाएगा, ये इसका मतलब। कैसे कैसे किया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ के ऐसा आपको फील होना चाहिए कि आप ये टाइमलाइन बना सकते हो। अभी हमने 200 रुपये, सॉरी 100 रुपये डाले, 10 साल के बाद में वो हो जाएंगे 200 रुपये। तो t बराबर 0 पर 100, t बराबर 10 पर 200, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जैसा, r% पर ईयर, इसका मतलब r% ऑफ जितना पैसा हमने डाला उसका। ऐसा नहीं कि आप बस यहाँ पे r% ही लिख दो, है ना, वो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, r% ऑफ p, तो वो r% p लिखते नहीं है, बस वो r% r/100 को ही देखते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है दोस्तों। r% किसका यार, r% किसी का भी फिर ऐसा तो कोई मतलब निकला नहीं। r% 100 रुपये का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, कितने का है, जितना पैसा डालेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो r% उस जो हमने पैसा डाला ना उसी का r% होना चाहिए। तो उसके बाद में इंटीग्रेशन सोल्व किया, ये जो टाइमलाइन थी ना ये उसके अंदर रखेंगे तो जो भी अननोन वगैरह है वो हट जाएगा और जो उसकी वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो ये था अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं 21। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 21 इन ए बैंक, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के कुछ और पूछ लिया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर एक हिंट दे रखा है e⁻ 0.5 इक्वल टू 1.648। तो कई बार क्या होते हैं बच्चे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ना तो ऐसा ही कुछ इसी से रिलेटेड तुक्का लगाते थे। जनरली आंसर भी इसी से रिलेटेड, इसी के आसपास हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 1000 है ना, 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 1648 आंसर हो जाएगा। लेकिन वो करेक्ट तरीका नहीं है, देखो करेक्ट तरीके से करते हैं इसको। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। चलो यहीं से काम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर इसका, है ना। प्रिंसिपल की जो रेट ऑफ चेंज है ना, मतलब बढ़ने की रेट, यहाँ पे प्रिंसिपल इंक्रीजेज है एट द रेट ऑफ 5%। तो प्रिंसिपल की बढ़ने की रेट क्या है, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल को अज्यूम तो करूँ कि प्रिंसिपल है कौन, पी है प्रिंसिपल। इसकी जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या हो जाएगी, अब वो टाइम के रेस्पेक्ट में पर ईयर है तो टाइम के रेस्पेक्ट में ना dt हो जाएगी। यहाँ पे जो t है वो क्या है, टाइम है, और वो भी किसके अंदर, इन ईयर्स, है ना, सालों के अंदर है वो, 1 साल 2 साल ऐसे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो इसकी जो रेट ऑफ चेंज है ना dp/dt,
वो क्या है 5% के बराबर है, 5%। पिछले वाले क्वेश्चन में R% था, यहाँ पे 5% है। अच्छा 5% के बराबर, अब कई बार मतलब बच्चे जनरली यही गलती करते हैं, 5% लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 5, ये जो परसेंट वाली चीज़ें होती है ना, इनके आगे कुछ ना कुछ लगता है, मतलब ऐसा बोल सकते हो सफिक्स कुछ ना कुछ लगता है। 5% ऑफ वॉट भाई, 100 रुपये का 5% बढ़ेगा, 1000 रुपये का बढ़ेगा, 1 लाख का बढ़ेगा, 1 करोड़ का बढ़ेगा, कितने का 5% बढ़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब ये है, जितना पैसा हम जमा कराएंगे ऑब्वियसली उसी का तो 5% बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम प्रिंसिपल मतलब जितना हम जमा कराएंगे मूलधन, उसी का तो 5% बढ़ेगा ना। जितना जमा कराओगे उतना ही मिलेगा यार, है ना। ज़्यादा कम जमा कराओगे ज़्यादा का थोड़ी 5% मिलेगा। तो 5% ऑफ, आप इसका जवाब हमेशा ढूंढा करो, ये होता है कंप्लीट 5% ऑफ पी। अगर आप ओनली 5% लिखोगे इसका कोई सेंस नहीं है। 5% ऑफ समथिंग होता है, कोई ना कोई परसेंटेज किसी न किसी का होता है, तो वो किसी न किसी का वो ढूंढना ज़रूरी है। ये हुआ, ये क्या बन गया, डी पी बाई डी टी बराबर 5%, मतलब 5/100 ऑफ किसी का मल्टीप्लाई, यहाँ पे पी लग जाएगा। ये तो रही अपनी बात नहीं, इसको अभी सोल्व कर लेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर आगे क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अभी हमने उस बैंक में ना 1000 रुपये जमा कराए, तो बताना है कि हाउ मच विल इट वर्थ, मतलब इसकी कितनी कीमत हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद में कितना हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे सवालों में आपको ना एक टाइमलाइन ज़रूर बनानी चाहिए, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। देखो हमने अभी अभी एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज़ डिपॉजिटेड, अभी अभी हमने 1000 रुपये जमा कराए, अभी अभी मतलब t बराबर 0 साल में, है ना, अभी अभी। तो उसका प्रिंसिपल कितना है, अभी हमने 1000 रुपये जमा कराए। फिर क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर्स हाउ मच विल इट वर्थ, ये 10 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो 10 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो पी वो हमें निकालना है। ऐसा एक टाइमलाइन जरूर आप बना लेकर, भले ऐसे रफ में बना लो, कहीं भी बना लो, लेकिन बनाना जरूरी है, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात है, अभी अभी हमने 1000 रुपये जमा कराए, तो फ्यूचर मतलब 10 साल बाद में ये 1000 का कितना हो जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो अभी पहले इसको सोल्व करते हैं हम। अब ये तो अपने आप में एक क्या है, ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों यहाँ पे डी ऐसा जिक्र कर रखा है, डी पी बाई डी टी, ऐसा डिफरेंशिएशन वाली चीज़ें हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में क्या है, सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन में मेथड लगा दूंगा। इधर डी पी है, यहाँ पर पी है, तो पी वाली चीज़ों को एक तरफ कर लूँगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, डी पी बाई पी बराबर, ये जो डी टी है ना ये टाइम वाला है, तो टाइम वाले को उधर भेज देता हूँ। अच्छा उधर इसको तो सोल्व करो यार, ये तो पड़ा है काफ़ी देर से। 5/100 है, ये 1 और ये नीचे से कटेगा तो 20 बार कट दो, 1/20 आ जाएगा, 1/20 इंटू डी टी उधर चला गया तो ये डी टी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब क्या करें, अब इसमें डी पी डी टी है ना, हम चाहते हैं टी आए, सिंपल सा पी आए, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगा देता हूँ, तो ऐसा बन जाएगा डी पी बाई पी बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो 1/20 को अलग रख लो, और यहाँ पर लग जाएगा अपना डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर लिख लेता हूँ, डी पी बाई पी का हो जाएगा log ऑफ पी बराबर 1/20, तो ठीक है 1/20। ये डी टी यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन है टी के रेस्पेक्ट में, तो वो टी बन जाएगा प्लस सी। देखो यहाँ पे सी लगाना मत भूलना, है ना, सी बहुत ज़रूरी है, सी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमें फर्स्ट टाइम एक रिलेशन मिल गया, किस किस के बीच में, जितना पैसा हम जमा कराते हैं उसमें और उसके टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। ये हमें एक मोटा मोटा एक रिलेशन मिल गया कि अगर हम ये कितना पैसा हो जाएगा टी टाइम के बाद में हमें इतना पी रुपये हमें मिलेंगे, तो ये एक रिलेशन हमें मिला है। अब यहाँ पे लेकिन साथ में कांस्टेंट सी भी मिल गया, तो ये जो सी है ये हटाने के लिए हम कुछ काम करेंगे। ये जो टाइम लाइन है, अब एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद में ये मिला ना हमें सॉल्यूशन, इसी में ये टाइमलाइन काम आती है। हम पहले पहली कंडीशन लगाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, फिर जो अननोन्स है वो ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली। आप लगाओ तो सही। सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लगाऊंगा, अभी अभी हमने 1000 रुपये जमा कराए हैं, तो t बराबर 0 पर p बराबर 1000 है। अभी भी जमा कराएं तो टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्रिंसिपल 1000 रुपये वो रहेगा बैंक के अंदर, कुछ बढ़ेगा नहीं। ये इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो कैसा मिलेगा, टाइम की जगह 0, ये 0 बन जाएगा, log 1000, सॉरी p की जगह 1000 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ p की जगह 1000,
बराबर टी की जगह जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो प्लस सी हो गया। ऐसा करने से मेरे को सी की वैल्यू मिल गई। ये जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो भले। सी की वैल्यू क्या है, log 1000। जैसे आपको ये मेन चीज़ है ना, ये पी और टी में रिलेशन यही है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ भी अननोन्स वगैरह की वैल्यू मिलती है ना, आप इसमें अपडेट कर दिया करो। ये अपडेट कर देता हूँ मैं इसके अंदर। तो अब अगेन क्या मिल जाएगा मेरे को, log इधर क्या है p, यहाँ पे देयरफॉर log p बराबर 1/20 इंटू टी, तो ये हो जाएगा t/20 प्लस सी की जगह वैल्यू मिल गई मेरे को log 1000, तो ये हो गया log 1000, ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये और हमें अपडेटेड इक्वेशन मिल गई। अब इसके हिसाब से अपना पैसा बढ़ेगा, जितना भी होना होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। पहले वो था, उसमें फॉर्मूला क्लियर नहीं था, सी की वैल्यू हमने निकाली, अब ये आ गया। अब क्या पूछा है, अब देखो सेकंड कंडीशन याद करो। सेकंड कंडीशन में बोला है कि जब 10 साल हो जाएंगे और जो 10 साल के बाद जब हम वापस बैंक जाके वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो अभी से बता दो कि हमें 10 साल बाद में कितना रुपये मिलेगा, बता सकते हैं, है ना। तो अब मैं t बराबर 10 डाल रहा हूँ और p की वैल्यू में निकालने की कोशिश करूँगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे डाल रहा हूँ, पहली कंडीशन लगाई, अब दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये जो भी चीज़ें वो पुट करो, इसमें क्या मिलेगा, p तो मेरे को चाहिए, तो log p का log p आ जाएगा बराबर t की जगह 10 साल है, तो यहाँ पे 10 बटा नीचे की तरफ कितना है 20 प्लस यहाँ पे क्या है log 1000, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें p चाहिए, तो मैं इधर वाली सारी चीज़ों को उधर भेजूंगा, तो उधर से इधर लाने की जरूरत नहीं है, बस इसको सोल्व कर लो। RHS को सोल्व करते चलो, ये जीरो से जीरो कट गया, ये क्या हो जाए log ऑफ p बराबर 1/2 प्लस log 1000, ऐसा हो गया। यहाँ पे 1000 को 10 की पावर 3 लिख के वो आगे लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। हमें चाहिए p, हमें क्या चाहिए, p चाहिए। p के आगे क्या लगा हुआ, log को मैं इधर से उधर भेजूंगा, तो log को जब हम इधर से उधर ट्रांसपोज करते हैं ना, जैसे अंडर रूट को उधर भेजते तो स्क्वायर बन जाता है, साइन थीटा साइन को उधर भेजते तो साइन इनवर्स बन जाता है, यहाँ पे कोई स्क्वायर लगा तो उधर जाके अंडर रूट बन जाता है। तो ऐसे log है ना, log उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर में जो RHS है ना वो e की पावर में चढ़ जाएगा। तो इसको देखो, मैं इधर थोड़ा आगे लिखता हूँ, एक बार मैं इस चीज़ को ऊपर की तरफ लिखता हूँ, log p बराबर 1/2 प्लस log 1000 है। तो मैं इस log को उधर भेजूंगा, तो इधर क्या बचेगा, ये p बच जाएगा बराबर log उधर जाके बन जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो जो वहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है वो e की पावर में बैठ जाएगा, e की पावर में चढ़ जाएगा। कितना है पहले से, वो है 1/2 प्लस log 1000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार, e की पावर में दो नंबर है, 1/2 है, फिर प्लस ये log 1000 है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे वो होता है ना एक रूल अपना कि यार a की पावर, यहीं लिख देता हूँ, a की पावर m प्लस n होता है, तो मैं a की पावर m अलग और a की पावर n ये अलग कर सकता हूँ। तो यही वो ही रूल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अलग अलग कर लो। p बराबर e की पावर 1/2 ये अलग हो जाएगी, और e की पावर ये कितना log 1000 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 1/2 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो e की पावर 0.5 है ना, 0.5 मतलब 1/2, उसकी वैल्यू है 1.648, तो यहाँ पर वही वैल्यू डाल दूंगा, p बराबर 1.648। ठीक है, ये गिवन था, मैंने रख दिया मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट है और ये मल्टीप्लाई ऐसे लगा लेता हूँ। अच्छा, e की पावर log, एक और मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे a की पावर log ऑफ b है एट बेस a, तो इसका आंसर b आ जाएगा, है ना। ये आपको आई थिंक पहले पता भी होगा, a की पावर में log ऑफ b एट बेस a, तो आप इसको ना हटा सकते हो। ये जो b है सिंपली ये यहाँ पे बच जाएगा, लेकिन बशर्ते यहाँ पर जो a है ना, इधर अगर a है नीचे की तरफ, तो इधर log का बेस वो भी a होना ज़रूरी है। यहाँ पर log का बेस हमें नहीं पता, मैथमेटिक्स में जब log का बेस नहीं पता होता और हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बेस e होता है, वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो देखो e log e, तो ये हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे जो 1000 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 1000 का 1000 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब अपना बन जाएगा सॉल्यूशन। देखो क्या बन जाएगा, p बराबर 1000 को जब आप 1.648 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 में 3 जीरो है, तो ये पॉइंट भी 3 कदम दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो ये 648 बाहर आ जाएगा, 1648। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो t बराबर 10 पर हमें p की वैल्यू ये मिल गई। 10 साल बाद में अपना जो 1000 रुपये अभी हमने लगाएंगे ना, वो 10 साल बाद में
1648 रुपये हो जाएंगे, है ना। ये रुपीज़ में है, ये इतना रुपये हमें 1000 रुपये पर मिल जाएगा। कितना? 1648। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इस उसमें कुछ और गिवन था और पूछ लिया, यहाँ पर कुछ और गिवन है और पूछ लिया, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को समझने के बाद में ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ना, एकदम ऐसे ही फर्जी लगेगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने 20 और 21 नहीं देखा तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसा समझेंगे, ये देखो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो इसको मतलब शानदार तरीके से समझेंगे। आपको सही में ऐसे फीलिंग आएगी कि हाँ बैक्टीरिया बढ़ रहा है बढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इन ए कल्चर, कल्चर मतलब कोई जगह है, मतलब जैसे मान लो कोई हमने कोई भी एक जगह जहाँ पर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, बढ़ रहा है, आराम से फल रहा है फूल रहा है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख है अभी, मतलब ऐसा समझ लो इज़ है ना, तो प्रेजेंट टेंस की बात है, अभी कितना है 1 लाख बैक्टीरिया उसके अंदर। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप टाइमलाइन बना लो। बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पे मात खाते हैं, वो ढंग से समझ नहीं पाते कि यार कब क्या हो रहा है, ऐसा पता नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ इसके अंदर आप एक बनाओ टाइमलाइन, टाइमलाइन, है ना, टाइमलाइन बनाओ। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। अभी मतलब t बराबर 0, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। t बराबर 0 पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को समझ लो मैं b बोल रहा हूँ, है ना। अभी b कितना है? 1 लाख है। अभी 1 लाख हमने मान लिया, 1 लाख है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 1 लाख है। अभी यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ। तो अभी टाइम बराबर 0, 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा नहीं 0 घंटा है अभी, तो उसमें बैक्टीरिया 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे बाद में क्या होगा, कोई जो नंबर है ना 1 लाख का या जितना भी हो, वो ना अपने आप को 10% बढ़ा लेते हैं वो। मतलब जैसे 100 होगा तो उसमें 10%, 100 का 10% 10 होता है ना, तो 10 बढ़ जाएगा, तो वो 100 का हो जाएगा 110, है ना। तो हमें 10% बढ़ा देना है 2 घंटे बाद। तो देखो टाइम लाइन में हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा फ्यूचर में गए, फ्यूचर मतलब 2 घंटे बाद गए, तो यहाँ पे 2, t बराबर 2, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इसमें 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब जितना है 1 लाख है। अच्छा यहाँ पर एक और वो बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर बस वो 10% ही लिख लेते हैं। लेकिन यार सोचो एक बार, मान लो ये अपना ये पेज है ना, यहीं पर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, 2 घंटे बाद में वो 10% बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज्ड, नंबर इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है, जितना अभी है वो तो है ही, 10% लोग और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अभी क्या है 1 लाख है, तो 1 लाख तो रहेगा ही, प्लस 1 लाख का 10% और यहाँ पर बैक्टीरिया बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लाख प्लस 10% ऑफ कितना था 1 लाख का, है ना। कम है तो कम का 10%, ज़्यादा है तो ज़्यादा का 10%। इसको सोल्व करो तो यहाँ पर क्या है, 1 लाख प्लस 10% मतलब 10/100 गुणा 1 लाख, 1 लाख का 10%, समझ गए। अब ऑब्वियसली परसेंटेज के आगे कुछ ना कुछ लिखना होता है, परसेंटेज ऐसे खाली नहीं आता, ऐसे नहीं आएगा 10% ऑफ समथिंग आएगा, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो, 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला कट गया, ये कितना हो गया 10,000 हो गया। 10,000 जब हम 1 लाख में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1,10,000। इतना ज़्यादा हो गया क्या, 1,10,000, हाँ ठीक है इतना ही हो गया। तो 2 घंटे बाद में 10% बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के 1 लाख और बढ़ा हुआ 10% कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। ये हुई टाइमलाइन। अभी आई थिंक टाइमलाइन खत्म नहीं हुई है। देखो यहाँ पर क्या बोला, पहली वाली चीज़ मैंने बना ली, बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख, अभी कितना है, तो t बराबर 0 पर 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे बाद में क्या हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, तो मैंने 1,10,000 लिख लिया 2 घंटे बाद। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद में विल द काउंट रीच 2 लाख, मतलब कितने घंटों के बाद में वो 2 लाख हो जाएगा। तो अब मैं t बराबर TR से मान लेता हूँ, है ना, कि समझ लो कि t घंटों के बाद में वो बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ये हो गया 2 लाख। तो हमें ये t की वैल्यू बतानी है, इन हाउ मेनी आवर्स t की वैल्यू हमें बतानी है। ये एक बन गई टाइमलाइन। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन समझ लो कि आपका हो गया, ख़त्म हो गया। टाइम बराबर 0, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर और ये भी फ्यूचर है। कभी ना कभी तो 2 लाख होगा ना, 10% के हिसाब से बढ़ेगा तो कुछ घंटों बाद में वो 2 लाख भी हो जाएगा। 1 लाख का 2 लाख होने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, 2 घंटे में हो गया 1,10,000। तो अब ये कितने टाइम बाद में होगा वो निकालने के लिए हम अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे क्या बोला देखो।
आगे वाली जो चीज़ है वो इक्वेशन बनाने के काम आएगी। इफ़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जो रेट होती है ना वो कुछ इस टाइप से, मैं डी वाई बाई डी एक्स, रेट मतलब इस टाइप का कुछ डिफरेंशिएशन वाली चीज़ आती है। ये हमने एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा था। रेट मतलब ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन टाइप का होगा। इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल वो समझ रहे हो ना, फिजिक्स वाला, वो ऐसा लगेगा ऐसे प्रोपोर्शनल वाला साइन, टू दी नंबर प्रेजेंट। ओके, जितने नंबर प्रेजेंट ना अभी, नंबर प्रेजेंट अभी जितने नंबर प्रेजेंट है उसका, उसके प्रोपोर्शनल होगी उसकी ग्रोथ। अगर कम बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ग्रोथ कम है, धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ेगा तो फिर रेट भी धीरे धीरे उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो टाइम लाइन है ये तो हम बाद में लगाएंगे, इसको समझना पहले ज़रूरी था क्योंकि कन्फ्यूजन तो इसी का होता है ज़्यादा। अब देखो हम धीरे धीरे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लगाता हूँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ, ऐसा मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट किसी टाइम पर, मान लो बैक्टीरिया मतलब ऐसा समझ लो अभी बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट है, बी। ऐसे ही जो है ना टी बराबर 0 पर बैक्टीरिया 10 लाख है, ये 1 लाख है, ये है ना, ये एक पर्टिकुलर केस है ना, ये किसी खास सिचुएशन के लिए की बात कर रही है। ये ऐसे आप समझ सकते हो कि ये बी की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको ना यहाँ पे बी लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि बी की वैल्यू अभी 1 लाख ले लो, नहीं, वो तो खास कंडीशन है। कभी बी की वैल्यू 100 भी रही होगी तो आपको पहले बी लेके चलना है। जब जो कंडीशन लगाएंगे, जैसे टी बराबर 0 पर ये लगेगा तो फिर उस टाइम वो लगा देंगे, है ना। पहले आपको बी लेके चलना पड़ेगा। अभी कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी रेट ऑफ चेंज है, मतलब डी बी बाई डी टी, बैक्टीरिया का जो नंबर है बी, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या होगी। जैसे वाई की रेट ऑफ चेंज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर सब कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बी बाई डी टी बन जाएगा। तो ये अब किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर्स प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है बी, इसी के प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, सीधी सी बात। बैक्टीरिया बढ़ने की जो रफ्तार है ना वो अभी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसी की प्रोपोर्शनल है, तो डी बी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू बी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, फिजिक्स की बात है, आई थिंक मेरे को ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे होशियार हो। तो यहाँ पे डी बी बाई डी टी बराबर, इसको मैं हटा देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं के लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया, है ना। के एक कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी को क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, हाँ वो है यहाँ पर। तो अब ये सारी चीज़, अब देखो यार ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी ई डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डी बी बाई डी टी ये एक डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। हमें बैक्टीरिया वगैरह आ रही है, सब बातें बतानी है, तो ये जो डी टी और डी बी है ना, ये साइन हटाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन हटाने के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हम सेम चीज़ों का करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, डी बी यहाँ पर है, बी वाली चीज़ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक पहले इनको एक तरफ करो, यहीं पे काम आएगा अपना वेरिएबल सेपरेशन, जो कि हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, है ना, यही स्टडी कर रहे हैं। तो डी बी बाई डी टी का, डी टी उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा डी बी बाई बी बराबर डी टी उधर चला गया तो के इंटू डी टी। के कॉन्स्टेंट है, याद रखना, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देना तो आया था। अब हम क्या करें, बी वाली चीज़ें एक तरफ होगी, अब हमें यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो इधर साइन लगा दो पहले, इधर आ जाएगा डी बी बाई बी बराबर के इंटू ये डी टी आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन आ गया। के कांस्टेंट तो मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन करें 1 बाई बी का इंटीग्रेशन बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी, मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर के डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा प्लस सी, ये सी लगाना मत भूलना। देखो के है ना, के ये तो आया है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और जो सी है ये इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें आएगी। अब यहाँ पे ना हमें तो जैसे ये टाइमलाइन है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया है और टाइम है, तो ये चलो बी और टी तो ठीक है, यहाँ पे जो के और सी है ना, ये यार ये ना फालतू में लग गए एक्स्ट्रा, इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, ये जो टाइमलाइन की कंडीशन है, ये कंडीशन 1 कंडीशन 2, ये दो कंडीशन लगा देंगे ना, तो ये दोनों वेरिएबल के और सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको ऊपर की तरफ इधर की तरफ लिख लेता हूँ, इसी लास्ट वाली इक्वेशन को, क्या है, log b बराबर के टी प्लस सी, ठीक है। ये सबसे पहले मैं पहली कंडीशन इसमें लगाऊंगा, कितना है टाइम, इसको मैं ये है ना, ये अपनी पहली कंडीशन है, ये अपनी दूसरी कंडीशन है,
पहली कंडीशन टी बराबर 0, अभी अभी कितना है उसमें 1,00,000 बैक्टीरिया है, तो टी बराबर 0 डालूंगा तो बैक्टीरिया उसके अंदर में 1,00,000 रखूँगा, इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1,00,000 बहुत बड़ा है बराबर के इंटू टी, टी की जगह क्या बन जाएगा 0, तो ये खत्म 0 प्लस सी, तो ये सी बन जाएगा, सी की वैल्यू मिल गई हमें। देखो पहली कंडीशन लगाई, सी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे के और सी दो चीज़ें थी ना, सी की वैल्यू तो हमें मिल गई, log 1,00,000, इसको log 1,00,000 को ऐसे पड़े रहने दो। जैसे आपको कोई कांस्टेंट वगैरह यहाँ पे के और सी की वैल्यू मिलती है ना, वो जो भी कंडीशन दे रखी है उनसे, तो आप यहाँ पे ना अपडेट कर दिया करो। अब अपडेट कर दो ये फॉर्मूला, यहाँ पे जो सी है उसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, तो अपडेटेड इक्वेशन क्या होगी, उनकी ग्रोथ रेट की इक्वेशन क्या है, log b बराबर यहाँ पे के टी प्लस सी की जगह आ जाएगा log 1,00,000, यहाँ पे आ गया log 1,00,000, ये आ गया 1,00,000 हो गया क्या, नहीं हुआ, ये हो गया 1,00,000, ठीक है, ये बन गया, ये अब अपडेटेड है। अब क्या करें, अब हम लगाते हैं सेकेंड कंडीशन, क्योंकि अभी भी ये जो के है ना, ये थोड़ा फंसा हुआ के का मामला। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, जब 2 घंटे बीत जाएंगे तब बैक्टीरिया हो जाएगा 1,10,000, तो जब मैं टी बराबर 2 घंटे लूँगा ना, तो बैक्टीरिया फिर मेरे को लेना पड़ेगा 1,10,000, ऐसा हो गया, ये डाल दो इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log बी की जगह बैक्टीरिया 1,10,000 बराबर के टी की जगह आ जाएगा 2, तो के इंटू टी की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2k हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है log 1,00,000, अरे यार हाँ 1,00,000 ये हो गया, मेरे को चाहिए के, यहाँ से के चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस log 1,00,000 को इधर भेज दूंगा, तो ये log 1,10,000 है, माइनस ये इधर log प्लस का, तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। और मैं ना यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन को खींचना नहीं चाहता, देखो यहाँ पर क्या है, जब log 1,00,000 है ना, ये इधर log m है, उधर से जो log इधर आएगा तो वो log माइनस का log n बन जाएगा, माइनस ये log m माइनस log n, ये क्या होता है log m/n, ठीक है। तो ये 1,10,000 के डिवाइड में आ जाएगा 1,00,000, ये दोनों लोगों को मैंने एक लोग में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1,10,000 डिवाइड बाई 1,00,000 आ जाएगा बराबर, इधर क्या है 2k, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 11/10 ये बच गया है ना, 11/10 ये 10 है, ये 10 बच गया यहाँ पे। अब जो 2 है इसको इधर भेज दो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2 log ऑफ 11/10 11/10। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू मिल गई है, हमें के की भी वैल्यू मिल गई, अभी भी मिली है ये, तो मैं क्या करूँगा अभी, अब यहाँ तो जगह खत्म होगी, ये जो अपडेटेड इक्वेशन थी जिसमें हमने सी डाल दिया था, अब के की वैल्यू भी आ गई है, तो के की वैल्यू भी मैं इसमें उठा के यहाँ पे डाल दूंगा ना, यहाँ पर अगले पेज में लिखता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों ये मैंने लिख लिया अब, और ये के की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये के की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा log b बराबर के की जगह ये आ जाएगा 1/2 log 11/10 मल्टीप्लाई में के मल्टीप्लाई में टी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में टी, ये जस्ट के की वैल्यू है इतनी बड़ी, मल्टीप्लाई में टी, फिर प्लस log 1,00,000, 1,00,000 नहीं हुआ गया यार, 1,00,000 बहुत बड़ा नंबर है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कोई लफड़ा है ही नहीं यहाँ पर, बस डायरेक्ट टाइम है और बैक्टीरिया की संख्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, टाइम की वैल्यू डालो बैक्टीरिया निकालो, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, अच्छा यहाँ पर उल्टा पूछ रखा है, वो टाइम बताओ जब बैक्टीरिया हो जाएगा 2,00,000, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2,00,000, ये 2,00,000 कब हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन लगा देता हूँ, वो टाइम हमें बताना है जब बैक्टीरिया क्या हो 2,00,000 हो, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ, बी की जगह 2,00,000 डाल दूंगा, तो अब अपना क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहा है, log ऑफ बी की जगह आ जाएगा 2,00,000, ये 2,00,000 बराबर 1/2 log ऑफ 11/10 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस log ऑफ 1,00,000, ऐसा हो गया। मेरे को चाहिए टी, ये टाइम चाहिए कितनी देर बाद में ये हो जाएगा डबल, 1,00,000 का 2,00,000 हो जाएगा। तो मैं ये जो भी चीज़ें ना इनको इधर भेजता चलूँगा, सबसे पहले इसको मैं इधर भेजूँगा, तो वही बात नॉर्मल सी अभी हमने किया है, log m ये इधर आएगा तो माइनस log m माइनस n क्या होता है, log m/n हो जाएगा, तो log 2,00,000 बटा 1,00,000 ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है 1/2 log ऑफ 11/10 मल्टीप्लाई बाय टी, ये टी हमें चाहिए,
ये 1 लाख 2 लाख को काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच गया, तो यहाँ पे log 2 है। यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 log 11/10। तो इन चीज़ों को अब इसको भी हटा दो, हमें ये t चाहिए ना हमें, तो इन सबको हटा दो। 1/2 इधर आके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा ना, 1/2 का ये 2 इधर आ जाएगा, और जो log 11/10 है ना वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, log 11/10 बराबर t। इसको ज़्यादा हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना डबल कब होगा, कैलकुलेटर से कर लेंगे, करना होगा तो आप तो बस इसका यही आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना होता ना सोल्व तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाता कि यहाँ पे log इसकी वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी है ना, वो नहीं दिया तो आप इतना ही छोड़ दो। ये क्या है, ये घंटों में है ना, ये आवर्स में है। इतने घंटों के बाद में इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना पड़ेगा। इतने घंटों के बाद में 1 लाख का बैक्टीरिया 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कितना 22। कैसे कैसे किया मैं बता देता हूँ एक बार। टाइमलाइन सबसे पहले बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सब बच्चे ये तो समझ ही जाएंगे कि भाई अभी अभी 1 लाख है उस कल्चर के अंदर बैक्टीरिया, 2 घंटों के बाद में 10% बढ़ जाएगा, तो 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, क्योंकि बढ़ जाएगा तो इसका मतलब 10% ही थोड़ी बचेगा, वो पहले 1 लाख था वो भी तो बचेगा ना। तो 1 लाख और 10% कितना 10,000, तो कुल मिला के 1,10,000 हो जाएगा। तो कितने घंटों के बाद में वो 2 लाख हो जाएगा, तो वो टीका मैंने ऐसे छोड़ दिया। ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, मज़ा आता था इसे ऐसा करके। फिर इतना चलो छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ आते क्वेश्चन में बोला कि जो बैक्टीरिया की बढ़ने की रेट है ना dB/dt, वो उस टाइम कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है। अब बी तो बढ़ता रहेगा, आपको स्टार्टिंग से 1 लाख थोड़ी लेके चलना है, तो फिर यहाँ पर डी 1 लाख आएगा, यहाँ पर भी 1 लाख, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये बी चेंज हो रहा है, बी एक वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, है ना। तो इसको किसी किसी क्षण किसी टाइम पर इसको नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट कितने हैं, ये बी, तो उसके बढ़ने की रेट dB/dt इज प्रोपोर्शनल टू बी। ऐसा क्वेश्चन में बोला है बाकायदा, यहाँ पे बोला इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, लास्ट लाइन में बोला ये। तो लास्ट लाइन से हमने इसको फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो वो मैंने के लगा दिया, के इज कॉन्स्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अलग अलग मैंने करके बी वाला अलग कर लिया, टी वाला अलग कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तब भी एक पहले कांस्टेंट आ गया था, ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया था। इंटीग्रेशन किया तब एक और कांस्टेंट आ गया सी, दो कांस्टेंट है। बी और टी ये तो काम के हैं, लेकिन के और सी ये तो हटने चाहिए, कांस्टेंट इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये टाइमलाइन का पहला केस लगा दिया, ये इससे मेरे को सी मिल गया। दूसरा केस लगाया तो फिर मैंने मतलब ये वैल्यूज उठाकर मैंने इसमें डाला, तो मेरे को सी भी मिल गया, के भी मिल गया। अपडेट कर दिया तो सी की वैल्यू ये डाल दी और के की वैल्यू ये डाल दी, तो ऐसा हो गया log b बराबर के इंटू टी प्लस सी। वैल्यूज़ मैंने डाल दी, अपडेट कर दिया। अब बोला कि 2 लाख कब होगा, तो बैक्टीरिया की वैल्यू 2 लाख डाल दी और टाइम मैंने ऐसे करके निकाल लिया, ख़त्म। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 23। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e⁻x+y इज। ये जनरल सॉल्यूशन मतलब वही, इसको ना x वाली चीज़ें अलग करो, y वाली चीज़ें अलग करो और इंटीग्रेट करके बता दो क्या आएगा, वही जिसका जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो dy/dx इसी को लिख रहा हूँ मैं बराबर, ये e⁻x+y है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको अलग अलग करो, e⁻x इंटू e⁻y। ठीक है, x वाली टर्म्स अलग कर लो और y वाली टर्म्स अलग कर लो। तो यहाँ पर dy है, देखो ये e⁻y है, तो ये तो LHS में आना चाहिए, ये तो इसकी जगह LHS में है, तो dy के नीचे आ जाएगा e⁻y बराबर, ये जो dx है ये x वाली चीज़ है, इसको उधर भेज दो, LHS में y बना लो, RHS में x इकट्ठा कर लो, e⁻x इंटू dx आ गया। LHS में देखोगे तो नीचे की तरफ e⁻y है, इसको ऊपर ले आओ e⁻−y। ठीक है, डॉट यहाँ पे क्या है dy आ जाएगा बराबर ये e⁻x dx आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगा देंगे, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन का साइन लगा लो बस पहले, तो e⁻−y डॉट dy बराबर e⁻x dx का इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो जैसे RHS है ना, सबसे पहले आप RHS को समझ लो। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, ऐसे e⁻−y का क्या हो जाएगा e⁻−y, लेकिन जो y का कोफिशिएंट है ना माइनस, वो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, -1 ऐसे डिवाइड में आता है। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट होता है 2, तो वो 2 डिवाइड में आ जाता, तो प्राइमरली हम कहाँ पे लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। हाँ वो बात अलग है कि फिर माइनस कहीं भी लगाओ, वो आगे की तरफ हम लगा सकते हैं। प्लस c में यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो ये माइनस यहाँ चला गया
अच्छा सी का तो लफड़ा है ना, सी एडजस्ट कर लेंगे, सी कॉन्स्टेंट को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ये ई की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको उधर ले जाता हूँ सी को, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखोगे ना ऑप्शंस में सी 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 अलग अलग, मतलब आरएचएस में अकेला ही है सी। यहाँ पर हमें पता नहीं होता यार कि हमें कैसा एडजस्ट करना है, तो सी अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं। सी को इधर लगाओ तो ठीक है, सी को आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन है। मेरी आदत है कि मैं जनरली आरएचएस में वो खत्म होने के बाद में आरएचएस में सी लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया। अभी पता चला कि यार ऐसे करूँगा तो ये ई की पावर एक्स को इधर लगाऊंगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब प्लस में है एलएचएस वाले। तो उस केस में फिर मैं इधर की तरफ सी लगा दूंगा। लेकिन ऐसा कर सकते हो, देखो सी एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम मॉडिफाई करके नया कांस्टेंट बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इस सी को इधर भेज दो, या फिर एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ई की पावर एक्स को इधर ले आओ, ये माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा लेकिन, इक्वल टू सी। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑप्शंस में कोई माइनस नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का सी बन जाएगा। अब जो माइनस का सी है ना, ये भी अपने आप में कुछ कांस्टेंट है। ये समझ लो मैंने छोटी एबीसीडी में माना, तो माइनस सी को मैं बड़ी एबीसीडी में सी बोल दूंगा, या फिर माइनस सी को आप नया कांस्टेंट बोल दो, C1 बोल दो इसको, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है ये। क्या बच गया, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स बराबर माइनस सी की जगह नया कांस्टेंट बोल दिया मैंने C1 ऐसे। अब आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर C आ रहा है और अपने वाले में C1 आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको C1 समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना पता होता तो हम पहले वाले को C1 मान लेते, बाद वाले को C बोल देता, है ना। ये C ही है, कांस्टेंट ही है। यहाँ पे जो C लिखा है उसकी फीलिंग समझो, वो क्या लिखा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। C कांस्टेंट है, बस इधर कांस्टेंट होना चाहिए आरएचएस में। तो क्या हो गया, ई की पावर माइनस वाई है और ई की पावर एक्स है, वाई तो नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव है, तो कौन सा बन जाएगा इसमें ऑप्शन, ये वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 23, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आई है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड ना काफ़ी आसान है, बस आपको बीच में इंटीग्रेशन और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जैसा कि आज हमने अपने इस लेक्चर में किया है, उन पे थोड़ी बहुत कमांड होती है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, बहुत आसान है। एग्जाम में सबसे पहले इसी का क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।